बिहार पुलिस करंट अफेयर्स 2025 को इस सेशन में हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए करंट अफेयर्स 2025 के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसीलिए इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है, घंटी का निशान दिख रहा है, इसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि बिहार पुलिस करंट अफेयर्स 2025 के सेशन का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा 100 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन ध्यानपूर्वक आप जरूर देखिएगा। चलिए, सब लोगों को आंसर कमेंट करना है। सब लोग आंसर कमेंट करिए कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो देखिए, 2025 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब देखिए, ग्लेशियर जो है ना, अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी होता है हिमनद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। और ध्यान दीजिएगा, 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन जो है विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने जो है ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के अलावा भी शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो एक तो हो गया आपका ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा हो गया शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा हो गया सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और चौथा हो गया क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये चारों याद रखिएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा हो गया शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा हो गया सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और चौथा हो गया क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, चलिए सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? देखिए, आपको याद रखना है कि जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। और इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, तो इसकी लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको आप एग्जैक्ट याद रखना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, इस तरह के सेशन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, सो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और इसी तरह का 2-3 सेशन और मैं आपको करवा दूंगा, ताकि करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएं। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन जो है पूछा गया है कि किस राज्य में किया गया। तो देखिए, छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव, इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। तो यहाँ पर देखिए, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सम्मेलन का अगर आपसे विषय पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। वैसे तो इसका विषय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। और देखिए, इसमें जो है 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञ ने हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार
2025 से सम्मानित किया गया है। तो वैसे तो देखिए 27 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। 27 व्यक्ति या फिर संगठन को जो है इस वर्ष जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बट ऑप्शन में आप देख सकते हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद का नाम है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 व्यक्तियों या संगठन का नाम याद रखना संभव नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको आप याद रख सकते हैं। देखिए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ये कहाँ के नागरिक हैं, तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये कहाँ के नागरिक हैं, तो ये सऊदी अरब के नागरिक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर अजय राणे। प्रोफेसर अजय राणे का भी नाम याद रखिएगा, अजय राणे को। इनको भी जो है इस साल 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। अच्छा देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 18वां क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए इसका आयोजन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, तो यहाँ पर भुवनेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब 2024-25 बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। और देखिए संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है पश्चिम बंगाल ने जीता है। पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके जीता, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार ये इसका 78वां संस्करण था। ठीक है ना। कौन सा संस्करण था संतोष ट्रॉफी का, ये 78वां संस्करण था। ठीक है, विजेता पश्चिम बंगाल रहा है और उप विजेता केरल रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में जो है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में किस देश को, यानी कि 2025 की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो देखिए 2025 में जो है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो आपको याद रखना है ये जॉर्जिया को किया है। ठीक है ना। और 2024 में आपको याद होगा अक्टूबर महीने में शायद मिस्र को भी WHO ने जो है मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया था। ठीक है ना। तो 2025 में जॉर्जिया को किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक्सियोम 4 मिशन यानी कि AX4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। बताइए एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। तो देखिए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, ठीक है ना, शुभांशु शुक्ला को जो है निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पर शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा के बाद ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि पद्म पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार, अच्छा देखिए इस साल जो है 2025 में टोटल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है और 113 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया है। तो इन सबको जोड़िएगा तो देखिए 139 हो जाएगा। बट प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए बिहार से 7 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। इन 7 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। देखिए एक तो शारदा सिन्हा जी हैं, इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया, उंगली पर काउंट करिए 7 व्यक्तियों का नाम। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया है कला के क्षेत्र में, और शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति सुशील कुमार मोदी हैं, इनको जो है पद्म भूषण दिया गया है। तो एक व्यक्ति को पद्म विभूषण, एक व्यक्ति को पद्म भूषण। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण, 2 हो गया। उसके बाद देखिए भीम सिंह भावेश को पद्मश्री दिया गया है, हेमंत कुमार को भी पद्मश्री दिया गया है, किशोर कुणाल को भी पद्मश्री दिया गया है, निर्मला देवी को भी पद्मश्री दिया गया है, और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को भी अध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। तो ये 7 नाम आपको याद रखना है। शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है। चलिए बताइएगा हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है। चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये किया गया है मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियों को। तो यहाँ पर देखिए मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों को किया गया है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि इजरायल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी। इजरायल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कौन चलाया था। तो फ्रेंड्स ये ऑपरेशन कौन सा चलाया था, तो ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इजरायल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को लाने के लिए, इजरायल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था, ऑपरेशन अजय चलाया था। और म्यांमार भूकंप राहत में जो अभियान चलाया गया था वो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, म्यांमार में भूकंप राहत के लिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है ना, सीधे याद रखिए इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। देखिए इसरो का नया अध्यक्ष जो है ये किसको नियुक्त किया गया है, तो इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है वी नारायणन को। किसको, वी नारायणन को किया गया है। ठीक है ना, इसरो के ये 11वें अध्यक्ष हैं और देखिए ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी इनको नियुक्त किया गया है वी नारायणन को। ठीक है ना, इन्होंने किसका जगह लिया है, तो एस सोमनाथ का जगह लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक करते चलिए। देखिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है। गरुड़ाक्षी बताइएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा गरुड़ाक्षी यहाँ पर बना लीजिए, एक यहाँ पर आकार लगा लीजिए। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है कर्नाटक वन विभाग के द्वारा, और यह प्रणाली वन और वन्यजीव अपराधों को रोकने और उनसे निपटने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए सब लोग कि 2024 के लिए किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डी गुकेश को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, मनु भाकर को दिया गया है और प्रवीण कुमार को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी गुकेश जो है ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार जो है ना ये आपके किसके खिलाड़ी हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। और मनु भाकर जो है ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी की, निशानेबाजी की। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है ना, कौन किस खेल से संबंधित है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इटली के जैनिक सिनर, इटली के जैनिक सिनर ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। जैनिक सिनर हो जाएगा, ये कहाँ के हैं, तो फ्रेंड्स ये इटली के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और पूछा जाएगा कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का, तो ये मैडिसन कीज ने जीता है। अमेरिका की हैं मैडिसन कीज, ठीक है ना, अमेरिका की मैडिसन कीज ने जीता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है ना, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक और मैं बताते चलता हूँ कि अभी जो है फ्रेंच ओपन भी कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंच ओपन जो है जीता है किसने, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। कोको गॉफ कहाँ की हैं, कोको गॉफ, तो ये अमेरिका की हैं कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा
कि हाल ही में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, कि हाल ही में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स ये इंदौर और उदयपुर को जोड़ा गया है। इंदौर और उदयपुर को जो है रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर यानी कि वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले दो शहर बन गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, अगर आपसे पूछता कि किस राज्य की झांकी को, अगर राज्यों में पूछता तो उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, ये आपको पता है, उत्तर प्रदेश की झांकी। और उसका विषय क्या था उत्तर प्रदेश की झांकी का, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही थीम था ना। उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला था राज्यों की श्रेणी में और उसका विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बट यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में पूछा गया है, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और इस बार जो है कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो ये 76वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है ना, मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, खो खो वर्ल्ड कप जो है ना, यह आपका इसका उद्घाटन समारोह था ये, यानी कि पहला संस्करण था ये, और ये हुआ था दिल्ली में आयोजित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसमें जो है महिला वर्ग में भी भारत विजेता रहा है और पुरुष वर्ग में भी भारत विजेता रहा है। इसमें दोनों में जो है भारतीय टीम ने फाइनल में नेपाल को हराया था। महिला टीम ने भी नेपाल को हरा करके जीता और पुरुष टीम ने भी जीता है। तो यहाँ पर भारत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो है ना किसने किया था, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में किस संस्थान का नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बताइए, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, तो ये नाम बदल करके किसका किया गया, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का। ठीक है ना, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो राजमुंदरी में है। कहाँ पर है, राजमुंदरी में है, आपने पढ़ा भी होगा। इसी का नाम बदल करके कर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है ना, देखिए 2025 में जो है भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर जो है अमेरिका है, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है, और भारत का स्थान चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में, जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में देखिए किस राज्य के खीचन और मैनार को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। किस राज्य के खीचन और मैनार को, यानी कि खीचर वेटलैंड और मैनार वेटलैंड, ये कहाँ पर है, सीधे तौर पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए वर्तमान में जो है भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या कितना हो गया है, 91 हो गया है। अभी रिसेंटली देखिए 2 रामसर साइट जोड़े गए हैं, राजस्थान के खीचन और मैनार। ठीक है ना, खीचन और मैनार आपको याद रखना है। खीचन और मैनार कहाँ के हैं, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान के हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, रामसर जो अभिसमय था, जो रामसर कन्वेंशन था, आपको याद होगा 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये यूनेस्को के तत्वाधान में हस्ताक्षर किए गए थे, और भारत में यह अधिनियम 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, और अभी देखिए इससे पहले जो है 4 स्थलों को जोड़ा गया था। तमिलनाडु के 2 स्थल थे, एक था, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि पूछा भी जाए प्रश्न तो आपको याद रहे, सकारा कोटई। ठीक है ना, सकारा कोटई पक्षी अभयारण्य, सकारा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी थेरथंगल भी तमिलनाडु का है। तो 2 हो गया। सिक्किम का खेचियो पालरी,
सिक्किम का है खेचियो पालरी, ठीक है ना, याद रखिएगा खेचियो पालरी, ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है, ठीक है ना। और झारखंड का उधवा झील, उधवा झील झारखंड का पहला रामसर स्थल है, तो ये सब याद रखिएगा। तो अब टोटल वर्तमान में 91 हो गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत के किस क्रम का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, बताइए। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा श्री ज्ञानेश कुमार हैं। और ये किस क्रम के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो ये भारत के 26वें, ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्रम भी पूछा जाता है, इसीलिए क्रम भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेखक को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, मैथिली भाषा में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैथिली भाषा में दिया गया है किसको, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, तो ये दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। किसको दिया गया है, महेंद्र मलंगिया को दिया गया है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत में दिया गया है, दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत में दिया गया है, ठीक है ना। महेश्वर सोरेन को संथाली में दिया गया है, महेश्वर सोरेन को संथाली में दिया गया है, ठीक है ना। सोहन कौल को कश्मीरी में दिया गया है, कश्मीरी में। तो ये सब भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखिएगा पूछा गया मैथिली भाषा में, तो मैथिली भाषा में महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। अगर आपसे हिंदी में पूछा जाता तो हिंदी में गगन गिल को दिया गया है, गगन गिल को, ठीक है ना। अंग्रेजी में किसको दिया गया है, तो ईस्टरिन कीरे को दिया गया है, ईस्टरिन कीरे को, अंग्रेजी में ईस्टरिन कीरे को दिया गया है, ठीक है ना, अंग्रेजी में ईस्टरिन कीरे को दिया गया है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी कब, तो 1954 में हुई थी, क्लियर है फ्रेंड्स। और 1955 में पहली बार इसे प्रदान किया गया था, 1955 में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है, यह पर्वत किस देश में स्थित है। देखिए एक पहाड़ है माउंट तारानाकी, जिसको कि कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में है, कानूनी व्यक्तित्व इसको प्रदान किया गया है, न्यूजीलैंड में है तारानाकी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है। आपको याद रखना है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना, उत्तराखंड में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसमें पूछा गया पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा टीम रहा था, तो फ्रेंड्स ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो है टोटल 121 मेडल जीते थे, जिसमें से 38 गोल्ड था, 26 जो है सिल्वर था और 27 ब्रॉन्ज था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सर्विसेज रहा है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है बिहार को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अच्छा इसका शुभंकर क्या था, तो उसका शुभंकर मौली था, शुभंकर कौन था, इसका मौली था। ये सब आप ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स, सारे के सारे पॉइंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि फरवरी 2025 में प्रकाशित द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है अरुण शौरी ने, किसने लिखा है, अरुण शौरी ने लिखा है। और यह पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, राजनीतिक बदलावों और विरासत पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला, तो फ्रेंड्स ये एकमात्र भारतीय महिला पूर्णिमा देवी बर्मन है। कौन है, पूर्णिमा देवी बर्मन है। पूर्णिमा देवी बर्मन एक भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जिसको कहा जाता है, इसके 11वें चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सेबी के 11वें चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स देखिए ये नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को, ठीक है ना, तुहिन कांता पांडे
याद रखना है। ये सेबी के 11वें चेयरपर्सन बने हैं, सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेज़बानी किस देश ने किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेज़बानी। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस बार इसका थीम क्या था, तो इस बार इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है ना, और इसकी मेज़बानी किया है 2025 में दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे। मायाधर राउत का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, बताइए। मायाधर राउत, तो देखिए मायाधर राउत जो थे ना, ये ओडिसी नर्तक थे, मायाधर राउत। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इनको ओडिसी नृत्य का जनक भी माना जाता है। तो एक नृत्य से संबंधित थे, कौन से नृत्य, तो आपको याद रखना है ओडिसी नृत्य। ठीक है ना, ओडिसी नृत्य, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में, बताइए जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है, फ्रेडरिक मर्ज को किया गया है। याद रखिएगा फ्रेडरिक मर्ज को जो है जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स देखिए राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की अपनी तरह की पहली योजना राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों और उनके अभिभावक को 1 लाख से 1,30,000 तक के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी। तो आपको याद रखना है राजस्थान का है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि पहल EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहला EFIR दर्ज करने वाला, ठीक है ना, तो देखिए पहला EFIR दर्ज हुआ था जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में। ठीक है ना, तो आप जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है। WHO ने इबोला वैक्सीन का ट्रायल जो है किस देश में शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है कहाँ पर, युगांडा में। कहाँ पर किया है, युगांडा में। ठीक है ना, और इस ये जो परीक्षण हुआ है इसका उद्देश्य इबोला वायरस के सूडानी स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन है ये, सूडानी स्ट्रेन। ठीक है ना, याद रखिएगा अलग अलग स्ट्रेन होते हैं वायरस के। तो ये आपका जो वायरस, ये जो आपका वैक्सीन बन रहा है ये सूडानी स्ट्रेन के खिलाफ ये आपकी प्रभावी होने के लिए ये किया जा रहा है। तो यहाँ पर युगांडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में बताइए। तो 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को, एनालेना बेयरबॉक को। ठीक है ना, याद रखिए जर्मनी की हैं, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदल करके विजयदुर्ग रखा गया है। बताइए हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदल करके विजयदुर्ग रखा गया है। तो देखिए कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके अब विजयदुर्ग कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फोर्ट विलियम राइट आंसर हो जाएगा, और फोर्ट विलियम में ही भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है और इसी का नाम बदल करके अब विजयदुर्ग कर दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप देख सकते हैं। देखिए इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए इनको जो है 67वें ग्रैमी अवार्ड में जो है इनको चुना गया है त्रिवेणी एल्बम के लिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिवेणी एल्बम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस एल्बम के लिए, तो ये त्रिवेणी एल्बम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में क्या रैंक है। यानी कि विश्व में जो मोबाइल की निर्माण होता है उसमें भारत का स्थान क्या है। तो देखिए भारत का स्थान जो है इसमें दूसरा है,
पहला स्थान पर चीन है, भारत दूसरे स्थान पर है, और तीसरा स्थान पर कौन सा देश है, तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा स्थान पर मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा स्थान पर कौन सा देश है बताइए, वियतनाम है। ठीक है ना, भारत दूसरे स्थान पर है, चाइना पहले स्थान पर है। देखिए मित्र प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया हुआ है, मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, यानी कि सेबी ने लॉन्च किया है। और यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को उनके निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो को पता लगाने और उन्हें वापस पाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो ये सेबी ने किया है, और अभी मैंने बताया था कि सेबी का नया चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे बने हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने जा रहा है, बिहार के किस जिले में, तो देखिए बिहार के नवादा जिला के रजौली में, बिहार के नवादा जिला के रजौली में जो है बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आपको याद होगा नवादा में जो है, नवादा में आपको याद रखना है, नवादा में जो है यह स्थापित होने आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। अगर पूछा जाएगा कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ककोलत जलप्रपात नवादा में है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये क्रम भी आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 2025 वगैरह ना पूछ करके सीधे क्रम दे देगा, तो क्रम भी आप याद रखिएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को किया गया। ये कहाँ के हैं, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ये पहले व्यक्ति हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, मिस वर्ल्ड 2025 का। देखिए मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था, तो हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, और इसकी विजेता रही हैं ओपल सुचाता चुवांगसिरी। ये कहाँ की हैं, तो ये थाईलैंड की हैं, ओपल सुचाता चुवांगसिरी। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ओपल सुचाता चुवांगसिरी। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, विनर रही हैं ओपल सुचाता चुवांगसिरी, ये थाईलैंड की हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। चलिए फटाफट बताइएगा आप लोग कि 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स 97वें ऑस्कर अवार्ड में जो है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है अनोरा ने। अनोरा ने बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड अगर पूछा जाएगा तो सीन बेकर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है, डायरेक्टर का, सीन बेकर ने। किस मूवी के लिए, तो इसी अनोरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, तो ये एड्रियन ब्रॉडी ने जीता है। एड्रियन ब्रॉडी ने द ब्रूटलिस्ट के लिए, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। ठीक है ना, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है, तो माइकी मेडिसन ने जीता है। मेडिसन याद रखिएगा, मेडिसन। ये सर्वश्रेष्ठ हीरोइन का अवार्ड जीता इन्होंने। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ हीरो की बात करें तो एड्रियन ब्रॉडी, और सर्वश्रेष्ठ हीरोइन माइकी मेडिसन को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये जारी करता है कौन, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है ना। और इसमें भारत का रैंक पूछा गया है, तो भारत का रैंक जो है इसमें 118वां है। क्लियर, 2024 में भारत का रैंक 126 था, तो सुधार हुआ है, 118वां भारत का रैंक हो गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है ना, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का रैंक 118वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और कालेसर जो है ये हरियाणा में पड़ता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हाल ही में आयोजित किया गया? खंजर सैन्य अभ्यास बताइए। तो देखिए खंजर सैन्य अभ्यास जो था ना, ये इसका 12वां संस्करण था। तो 12वां खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किर्गिस्तान के टोकमोक में इसका आयोजन किया गया। किर्गिस्तान के टोकमोक में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। अच्छा, भारत और ओमान के बीच कौन सा अभ्यास है? तो अल नजाह। भारत और ओमान के बीच का जो अभ्यास है इसका नाम है अल नजाह। अल नजाह। एक और अभ्यास है, कौन सा? तो नसीम अल बहर। एक और अभ्यास है ओमान के साथ, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नसीम अल बहर और अल नजाह भारत और किस देश के बीच का है? तो ओमान का है। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास होता है। और साइक्लोन 3 अभी आयोजित हुआ था। साइक्लोन ये भारत और मिस्र के बीच का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया है? अच्छा, आपको याद रखना है गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। तो वहीं पूछा गया है कि एबल पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार जो है जापान के गणितज्ञ मासाका काशिबारा को दिया गया है। 2025 का एबल पुरस्कार जापान के मैथमेटिशियन गणितज्ञ मासाकी काशिबारा को दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए विदर्भ क्रिकेट टीम ने जो है यह खिताब जीता है, विदर्भ ने। ठीक है, विदर्भ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका विदर्भ करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदर्भ ने जो है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए जो WTC हुआ था ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें विनर दक्षिण अफ्रीका रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके यह खिताब जीता, आपको याद होगा। और इसमें जो फाइनल हुआ था ये हुआ था आपका कहाँ पर? लॉर्ड्स में, लंदन के लॉर्ड्स में आयोजन हुआ था इसका। और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो एडन मार्करम रहे थे दक्षिण अफ्रीका के। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किससे दिया गया है? अच्छा, विनर जो रहा था ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अपना प्यारा भारत रहा था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच हिटमैन रोहित शर्मा रहे थे, आपको बखूबी याद होगा। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र को दिया गया था न्यूजीलैंड के। ठीक है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। तो ये 50 प्रश्न में बताइए अभी कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहले बता दीजिए, फिर हम लोग 51 नंबर प्रश्न चलेंगे। बताइए इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है। चलिए 51 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष, तो फ्रेंड्स ये कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है फ्रेंड्स? ये क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, इसको आपको याद रखना है। पहली महिला बनी है ये और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी बनी है। कौन? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो थॉमस बाक का स्थान लिया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जिम्बाब्वे की हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे की हैं ये, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 52 नंबर कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL जीता है किसने? तो RCB ने जीता था, आपको याद होगा। RCB ने जीता IPL। और इसमें रनर अप कौन सा टीम रहा था? तो पंजाब रहा था। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? तो साई सुदर्शन को दिया गया था, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। और पर्पल कैप दिया गया था प्रसिद्ध कृष्णा को, ये भी गुजरात टाइटंस के हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वुमेन प्रीमियर लीग, जिसको कि WPL बोलते हैं, 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो WPL 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके ये खिताब जीता है। तो मुंबई इंडियंस करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। अभी मैंने बताया था कि गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है और वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार यानी कि आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार ये प्रित्जकर पुरस्कार को कहा जाता है। तो वहीं पूछा जा रहा है कि वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए प्रित्जकर पुरस्कार जो है ना ये चीन के वास्तुकार हैं, चीन के आर्किटेक्ट हैं, लियू जियाकुन को दिया गया है, लियू जियाकुन को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश का नागरिक सम्मान है जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपका साइप्रस का, साइप्रस का ये सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कियोस 3 जिसको कि नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अच्छा, मॉरिशस का सम्मान दिया गया इसी साल इनको द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। एक बार और सुनिएगा, याद हो जाएगा, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है ना। ये आपका मॉरिशस का अवार्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है इसी साल, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि अचंता शरत कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है या किस खेल से संबंधित है। अचंता शरत कमल आपको बखूबी याद होगा फ्रेंड्स कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। चलिए बताइए, तो ये किसके खिलाड़ी हैं, बताइए जल्दी जल्दी। तो अचंता शरत कमल जो हैं ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और देखिए फ्रेंड्स 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 2022 में जो है आपको याद होगा 2022 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2004 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अचंता शरत कमल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज़, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेटलैंड विवेकपूर्ण उपयोग, वेटलैंड वाइज यूज़ यानी कि वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग। तो हाल ही में देखिए वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, बताइए। तो हाल ही में देखिए आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो है रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए ये किसको प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दिया जाएगा आपका किसको, तो ये दलाई लामा को, दलाई लामा को दिया जाएगा, ठीक है ना। 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बायोसारथी पहल जो है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया। बायोसारथी पहल का देखिए, बायोसारथी पहल भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच और व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की है और बायोसारथी पहल का अनावरण जो किया है ये किया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाएगा किसको, तो ये देखिए महाराष्ट्र सरकार का प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 2025 में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो राम सुतार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 34वें सरस्वती सम्मान से किससे सम्मानित किया गया। 34वें सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, बताइए। तो देखिए ये सम्मानित किया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनकी संस्कृत में लिखी गई पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, यहाँ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है ना। उनकी संस्कृत में लिखी गई पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए
इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए CJI संजीव खन्ना के सेवानिवृत्ति के बाद 52वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस BR गवई को किया गया है। और जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, साथ ही साथ पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश भी हैं ये भारत के, तो ये भी साथ साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब कौन सी है। तो देखिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को, कन्नड़ लेखिका हैं बानू मुश्ताक। ठीक है ना, याद रखिएगा 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जो है ये मिला है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया हार्ट लैम्प का, तो इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया है दीपा भस्ती ने। किसने किया है, दीपा भस्ती ने किया है। तो साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और ये दूसरी महिला भी बन गई हैं बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली। ठीक है ना, इससे पहले गीतांजलि श्री थी। आगे आपको मिलेगा प्रश्न, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसको, तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। ठीक है ना, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रधानमंत्री ने 2 मई 2025 की बात हो रही है, 2 मई को विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है ना, कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलेगा विजिंजाम, ठीक है ना, विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया था। ये किस राज्य में है। अच्छा, विजिंजाम सी पोर्ट का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया, तो 2 मई 2025 को। ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये केरल के तिरुअनंतपुरम में है। ठीक है ना, और यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिससे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी इससे। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले, इनका नाम है मोंडो डुप्लेटिस। ये किस खेल से संबंधित है। देखिए पूछा जाएगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन द ईयर 2025 जो है ये पुरस्कार किसने जीता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, तो ये जीता है मोंडो डुप्लेटिस ने। मोंडो डुप्लेटिस ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और ये किस खेल के हैं, तो ये पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन, ये तो स्पोर्ट्स मैन हो गया पुरुष में, अगर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछेगा किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है सिमोन बाइल्स को, सिमोन बाइल्स। ठीक है ना, सिमोन बाइल्स को दिया गया, सिमोन बाइल्स को। ठीक है, याद रखिएगा सिमोन बाइल्स ये जिम्नास्ट से संबंधित हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है, चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइएगा। तो देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है ना, प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6th बिमस्टेक शिखर सम्मेलन यानी कि 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अच्छा देखिए ये बिमस्टेक जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए बिमस्टेक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है ना, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो 6ठा संस्करण हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग यानी कि 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स देखिए 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है ना, ये किसको किया गया है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को किया गया है। ठीक है ना, दिनेश माहेश्वरी को किया गया है।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 13 अप्रैल 2025 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। 13 अप्रैल 2025 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना आपको, अमृतसर में, ठीक है ना। और इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई इस साल 2025 में, तो 106वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाकिस्तान ने हाल ही में जो है शिमला समझौता को रद्द करने की घोषणा की है। यह समझौता किस वर्ष किया गया था। तो देखिए हाल ही में जो है ना, आपने सुना होगा कि भारत ने सिंधु नदी का जल रोका था। सिंधु समझौता को भारत ने रद्द किया था। तो सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है ना। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और पाकिस्तान ने फिर क्या किया, शिमला समझौता को रद्द कर दिया। और ये शिमला समझौता कब हुआ था, तो फ्रेंड्स शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ठीक है ना। 1972 में हुआ था। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर साइन किया था, ठीक है। चलिए द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, देखिए द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो ये लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये लिखा है संजीव चोपड़ा ने। संजीव चोपड़ा ने लिखा है ये पुस्तक, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और यह पुस्तक यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और विरासत का वर्णन करती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था कहाँ, तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, तो जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन हुआ था। जॉर्डन के अम्मान में, ठीक है ना, जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और देखिए इसमें भारत ने टोटल कितना पदक जीता है, तो भारत ने इसमें टोटल 10 मेडल जीते हैं। 10 मेडल में 1 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है। और 1 स्वर्ण पदक किसने जीता है, वो नाम आपको याद रखना है, तो ये जीता है मनीषा भानवाला ने। किसने जीता है, मनीषा भानवाला ने जीता है, याद रखिएगा, मनीषा भानवाला ने जीता है ये एकमात्र स्वर्ण पदक। तो पूछा जाएगा मनीषा भानवाला किस खेल से संबंधित है, तो रेसलिंग से, कुश्ती से। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसने किया है, तो फ्रेंड्स ये श्रीलंका ने किया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पुर्तगाल के लिस्बन यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर पुर्तगाल हो जाएगा, शहर पूछेगा तो लिस्बन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना ये भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। और यह परियोजना कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये नेपाल में है, ठीक है ना, नेपाल में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है बानू मुश्ताक। हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया भी है। पहली है गीतांजलि श्री, ठीक है ना, तो बानू मुश्ताक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। यह जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, तो इसमें भारत का स्थान क्या है फ्रेंड्स, बता दीजिए फटाफट। इसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 151 है। और पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है, तो पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2025 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से निकारागुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेंसा को सम्मानित किया गया है।
ला प्रेंसा को। तो यहाँ पर ला प्रेंस या ला प्रेंसा भी बना लीजिए, ला प्रेंसा को दिया गया है। यह पुरस्कार निकारागुआ में सत्तावादी दमन के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए दिया गया है। ठीक है, ला प्रेंसा को दिया गया है। निकारागुआ की ला प्रेंसा को 2025 यूनेस्को गिलेर्मो प्रेस्कानो फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो अभी काफ़ी चर्चा में था, आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि त्रिपुरा जो है तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो पहला कौन है ये पूछा जा रहा है। तो पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है अभी हाल ही में। पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जो है ना, इसमें 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंका था और इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। रजत पदक इन्होंने जीता है 2025 दोहा डायमंड लीग में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो देखिए, ध्यान दीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में यह इसका 7वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बिहार में। बिहार के किस किस शहर में आयोजन किया गया था? तो याद रखना है, बिहार के पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा था इसमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल जीते थे और शीर्ष स्थान पर रहा था। दूसरा स्थान पर हरियाणा रहा है, तीसरा स्थान पर राजस्थान रहा है और मेजबान बिहार का स्थान इसमें 15वां रहा है। तो बिहार का भी स्थान याद रखिएगा। और इसका शुभंकर क्या था ये भी पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर, तो इसका शुभंकर क्या था फ्रेंड्स? तो इसका शुभंकर गजसिम्हा था। क्या था? गजसिम्हा या गजसिंह भी कहीं कहीं लिखा जाएगा, तो आप गजसिम्हा याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सम्मानित किसको किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ब्राज़ील की सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक किनको? तो डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। ठीक है ना, विश्व खाद्य पुरस्कार। ऐसा खाद्य मतलब खाना पीना, भोजन। तो भोजन, जब हमको भूख लगता है तो भोजन खाते हैं, भूख मतलब हंगरी। तो इस तरह से हंगरिया रिलेट करके आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ब्राज़ील की हैं ये डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। इन्हीं को 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। नीदरलैंड के रॉटरडैम में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि AI शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो AI शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस में किया गया था, पेरिस में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, ये बनी है कौन? तो ये छोंजिन अंगमो बनी है। छोंजिन अंगमो बनी है। ये कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, छोंजिन अंगमो। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? देखिए, सिरुई लिली जो है ना, ये मणिपुर का आपका राजकीय पुष्प है। मणिपुर का राजकीय पुष्प है और देखिए, ये मणिपुर में मनाया गया है सिरुई लिली महोत्सव। तो यहाँ पर देखिए, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और मणिपुर में ही संगई महोत्सव मनाया जाता है। संगई महोत्सव, संगई एक हिरन है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? अच्छा, बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और इस बार जो है कौन से क्रम का बिहार दिवस मनाया गया है? तो इस बार 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। ठीक है ना। और इस बार इसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो बिहार के करंट अफेयर्स भी हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए
साथ साथ कवर करते चल रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, तो फ्रेंड्स ये पश्चिम चंपारण में किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में ही है। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व, बिहार के एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो देखिए नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। यह पुरस्कार नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्राप्त किया गया था। तो याद रखिएगा 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये नागालैंड का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो अभी मैंने बताया कि वर्तमान में 91 रामसर स्थल है भारत में, ठीक है ना। और देखिए उधवा झील जो है ये झारखंड का पहला रामसर स्थल बना है, तो यहाँ पर झारखंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गाँव को घोषित किया गया है, बताइए। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है ये किस गांव को घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये गुनेरी गांव जो है ना, कच्छ जिले के लखपत तालुका में गुनेरी गांव है, कच्छ जिले में गुनेरी गांव को जो है ये जैव विविधता विरासत स्थल गांव घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय बजट के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो केंद्रीय बजट के अकॉर्डिंग जो है मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा आपका बिहार में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI, ठीक है ना, बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ा करके कितना किया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ा करके अब पूरा 100% कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया है। सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो देखिए भारतीय सेना के लिए हिम कवच नामक एक विशेष यूनिफॉर्म, एक विशेष परिधान प्रणाली जो है ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह अत्यधिक ठंडे मौसम में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, खास करके हिमालयन क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए DRDO करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए सेबी ने जो है इसमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने जो है ना, याद रखना iSpot जो है, iSpot यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से iSpot। उसके बाद अभी हमने बताया था कि मित्रा पोर्टल भी लॉन्च किया है, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो iSpot जो है ना ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने लॉन्च किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने CBI, ठीक है ना, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, CBI के द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इन्होंने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है CBI के द्वारा विकसित, तो ये क्या है, इन्होंने याद रखिएगा आप कौन सा पोर्टल है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स भारत पोल का, ठीक है ना। भारत पोल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत पोल पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ किया है अमित शाह जी ने, ठीक है ना। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि सौर वेंदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। सौर वेंदनम उत्सव 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में किया गया है। सौर वेंदनम उत्सव 2025 का आयोजन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए।